नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एसएनडी स्टडी सेंटर में। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि अब आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आप लोगों से, जो मैं चैप्टर 5 का जो राजा राज्य और एक प्राचीन गणराज्य है, इसका पार्ट 1 आप सब देख लिए होंगे। इसका पार्ट 1 का वीडियो बन चुका है, प्लेलिस्ट से जाके आप लोग देख सकते हैं। आज मैं इसका पार्ट 2 के बारे में बात करूंगी, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आप सब ये पढ़े थे कि पुरोहितों ने समाज के सभी वर्गों को वर्थ के आधार पे या फिर छुआछूत के आधार पे बांट रहे थे, तो लोगों के अंदर एक विरोधाभास हुआ और वर्ण सिस्टम का क्या करने लगा, क्रिटिसिज्म करने लगा या विरोध करने लगा। और उसके भी विरोध करने के कई सारे कारण थे, जैसा कि हमने बताया था कि पहला कारण था कि राजा को लगने लगा था कि हम सबसे ऊपर है, ठीक है। दूसरा कारण ये था कि लोगों का कहना था कि जो जन्म के आधार पर लोगों का विभाजन किया जाता है वो बंद करें। तीसरा ये था कि लोग ये चाहते थे कि पैसा के आधार पर लोगों को नहीं बांटे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा के आधार पर लोगों का जो बंटवारा है वो होना चाहिए, ठीक है। फिर छुआछूत के आधार पर लोगों का बंटवारा होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और सभी को समान अधिकार देना चाहिए, सभी को समान अधिकार माने मिलना चाहिए, होना चाहिए। किसका? यज्ञ करने का। जो क्षुद्रों को यज्ञ से बाहर रखा जाता था वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जनपद से, ठीक है। जनपद का मतलब आप समझ ही रहे हैं। जनपद जो है जना से बना, यानी कि जना में हम क्या पढ़ते थे, ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में पढ़ते थे, यानी कि जना, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जन के राजा ना होकर महाजनपदों के राजा माने जाने लगे थे। कौन? जनपद में राजा होते थे, जो जनपदों के राजा होते थे। जनपद का जो अर्थ होता था वो अर्थ था कि जन के बसने की जगह, यानी कि जन जो था यानी लोग जो था, अब वो क्या बन गए थे? जनपद बन गए थे, यानी कि जन का जो बसने की जगह था उसी को क्या बोलते थे? जनपद बोलते थे, ठीक है। और फिर इन कई सारे जनपदों के समूह को मिलाकर फिर एक महाजनपद का निर्माण होता है, एक महाजनपद बनता है, ठीक है। तो लोग जो है लोग को बोले, माने जना किसको बोले? जना लोग को बोलते थे। और फिर जना से बना जनपद। जनपद के राजा हुआ करते थे, ठीक है। जनपद के क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे। और अब कई सारे जो जनपद है वो कई सारे जनपदों के राजा हैं, माने कि बहुत सारे जनपद है, ठीक है। और उन सभी जनपदों का क्या है? राजा है। अब उन सभी राजाओं के आपस में क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। तो इसी कारण से, इसी वजह से कई सारे जनपद आपस में मिलने लगते हैं। और जब मिलने लगते हैं, जब उन सभी का कई ग्रुप एक होने लगते हैं, तो महाजनपद का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? महाजनपद का निर्माण होता है। महाजनपद की बात करें तो महाजनपद कितने हैं? 16 महाजनपद है, ठीक है। कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद है। अब जनपद की साइट्स की बात करें, यानी कि बस्ती की बात करें, तो उनके 3 बस्ती है। कितने बस्ती हैं? अगर बस्ती की बात करें तो उनके 3 बस्ती हैं। पहला बस्ती तो दिल्ली में है, ये पुराना किला, ये बस्ती है। किसका? जनपद का एक बस्ती दिल्ली में, पुराना किला, ठीक है। दूसरा जो मेरठ के पास हस्तिनापुर है, जो यूपी में है। मेरठ के पास जो हस्तिनापुर है ये यूपी में है, ठीक है। ये भी एक जनपद का क्या है? साइट है, यानी कि बस्ती है। और तीसरा ये है अतरंजी खेरा, एटा के पास जो अतरंजी खेरा है वो है। और ये भी कहाँ है? ये भी यूपी में है, ठीक है। अब जनपद की विशेषता की बात करें तो जनपद की विशेषता क्या थी? तो कुछ विशेषता भी थी जनपद की। वो क्या थी कि लोग जो है उस समय झोपड़ी में रहा करते थे,
कहाँ लोग जो है झोपड़ी में रहा करते थे, पहला। दूसरा जो है मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे, ये दूसरा हो गया। पहला लोग जो है झोपड़ियों में काम करते थे, दूसरा लोग जो है मवेशियों को और जानवरों को पालते थे, तीसरा फसलों का उत्पादन करते थे। फसलों का क्या करते थे? उत्पादन करते थे, जैसे कि चावल, गेहूं, धान, जौ, गन्ना, तिल, सरसों, इन सभी फसलों को क्या करते थे? वो उगाते थे, ठीक है। और चौथा वो लोग क्या करते थे? मिट्टी के बर्तनों को बनाते थे। मिट्टी के बर्तनों को क्या करते थे? बनाते थे। और ये भी मिट्टी का जो बर्तन होता था वो लाल रंग का धूसर, यानी कि कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, ठीक है। इनका जो चित्रण किया जाता था वो कुछ धूसर पात्र के रूप में हो जाना जाता था, ठीक है। और इनका नाम से ही क्या पता चलता है कि इन बर्तनों का चित्रकारी की गई है धूसर यानी कि लाल रंग से। ये आमतौर पर सरल रेखीय और ज्यामितीय आकृति में क्या होता है? दिखाई देता है, ठीक है। ये सिंपल लाइन बनी होती थी और ज्योमेट्रिकल पैटर्न के ऊपर ये आधारित होती थी। जैसा कि आप यहाँ पे इस बर्तन को देख पा रहे हैं। इस बर्तन में क्या है कि मिट्टी का बना हुआ है और इसमें जो लाइन खींची हुई है, सिंपल सी लाइन जो खींची हुई है, वो एक प्रकार से इसका जो शेप है वो बिल्कुल ज्योमेट्री की तरह, ज्यामितीय आकृति की तरह लगती है, ठीक है। तो ये जो है किसी खास मौके पर इस पात्र का उपयोग किया जाता था, ठीक है। ये जो है देखिए इस तरह के ज़्यादातर थालियाँ और टोकरियाँ भी मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग जो है खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं हम महाजनपद की। तो दोस्तों जैसा कि हम बता दिए कि महाजनपद कितने हैं? 16 महाजनपद है। कितने? 16 महाजनपद है। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। वो किस वजह से? क्योंकि जो जनपद थे सभी जनपद के राजा हुआ करते थे और सभी राजा, ठीक है, आपस में क्या अपने पावर के लिए लड़ने लगे, है ना। और जब लड़े, कुछ हारे, तो वो ग्रुप जो है, कई सारे ग्रुप एक जगह इकट्ठा हो गए। तो वो जो मिल गए, कई सारे ग्रुप मिलकर एक महाजनपद का क्या किए? निर्माण किए, ठीक है। अब इस जनपद की बात करें तो पहला अंग, मगध, 16 जनपद है, जिसमें से पहला क्या है? अंग, ठीक है, मगध, अंग, मगध, काशी, अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल, चेती, वत्स, कुरु, पंचाल, अस्सक, अवंती, गांधार, कंबोज, मत्स्य, शूरसेन। ये टोटल कितना है? टोटल 16 महाजनपद है, जैसा कि आप इसमें चित्र में भी देख रहे हैं। अंग, बज्जी, मगध, कौशल, है ना, गांधार, अवंती, ये सब जो है क्या है? ये सब महाजनपद है, ठीक है। ये सब क्या है? महाजनपद है। अब इन सभी महाजनपदों को क्या करते थे? अलग अलग इन सभी का क्या था? कैपिटल था। और सभी महाजनपद आपस में लड़ते थे, जिसमें से जीत में निसफल, माने जीत कर जो निकला वो है मगध। जैसे कि लोग अन्य राजाओं से डरकर माने कि क्या किए थे? इन जनपदों का क्या था? कुछ विशेषता थी। और वो विशेषता क्या थी? कि लोग जो है क्या करते थे? लोग, एक तो इनका ये विशेषता था कि ये दीवारें बनाते थे, यानी कि किलाबंदी करते थे। क्या करते थे? ये किलाबंदी करते थे। और दूसरा इनका अपना क्या होता था? अपना कैपिटल होता था, अपना इनका राजधानी था। तो ये जो है दीवारें बनाई जाती थी, तो वो क्यों बनाई जाती थी? तो देखिए, राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया जाता था। यानी कि राजा जो आक्रमण किया करता था, उसके डर की वजह से
सुरक्षा पाने के लिए लोगों ने क्या किया, किलों का निर्माण किया। ठीक है, और इस राजा की जो है, कुछ राजा अपनी राजधानी को चारों ओर क्या करते थे, देखिए इस महाजनपद में राजधानी भी तो होती थी, सभी महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी होती थी। तो उन राजधानी को माने कि सुरक्षित रखने के लिए क्या करते थे, चारों ओर से विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपने समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे कि भाई हम तो राजा हैं, हम तो इसको अच्छे से, हमको तो दिखना चाहिए ना, हम ऐसा काम करें कि हमको दिखना चाहिए कि हम राजा हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले जो लोग थे उस क्षेत्र पर क्या नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था, उनको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता था। अब इस तरह जो विशाल दीवार बनने की जो व्यापक योजना, अब माने कि अगर बड़े बड़े चीज़ें बनानी है ना, और ये जो किला है बहुत विशाल होता था, बहुत बड़ा होता था, तो क्या ऐसे ही थोड़ी ना बन जाएगा, इसका एक व्यापक क्या योजना बनाई जाती थी। ठीक है, व्यापक योजना बनाई जाती थी। हाँ अच्छा, अगर किलाबंदी की बात करें तो किलाबंदी किसकी बनी होती थी, तो किलाबंदी जो है स्टोन की, है ना, लाखों की संख्या में ईंटों की, पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था और वुड की भी कभी कभी बनाई जाती थी। और इसमें जो काम करते थे वो स्त्री, पुरुष और बच्चे इसके लिए अथक मेहनत करते थे किलाबंदी करने के लिए। ठीक है, अब जो है तो भैया हम बात करते हैं कि किलाबंदी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों किलाबंदी क्यों चाहिए, किलाबंदी की ज़रूरत क्यों है। तो पहला तो हम आपको बता ही दिए कि राजा क्या करते थे, अपने प्रभाव को दिखाने के लिए कि भाई हम तो राजा हैं, हम कैसे दिखाएं कि हम राजा हैं। ठीक है, तो अपने प्रभाव को दिखाने के लिए, अपने आप को प्रतिष्ठा पाने के लिए ये काम किया करते थे। दूसरा ये करते थे कि अपने महाजनपद को बचाने के लिए करते थे, है ना, दूसरे महाजनपद से बचने के लिए करते थे, दूसरे राजा से आक्रमण से उनको डर था, तो अपने आप को क्या प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने किला माने कि किलाबंदी करते थे। ठीक है, कि दूसरा जो राजा है वो हमारे ऊपर अटैक ना करे किसी भी कारणवश। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे किला दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये क्या है, किला है, और यह जो चित्र है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से मिली है। कहाँ से, ये जो चित्र है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से मिली है, और ये ईंट का दीवार है, ईंट का जो दीवार है उसका अवशेष मिला है, और इस भाग का जो निर्माण है लगभग 2500 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। ठीक है, अब जो राजा थे महाजनपद के वो दो बड़े बड़े काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, दो बड़े काम कर रहे थे। पहला तो वो ये कर रहे थे कि किलाबंदी करवा रहे थे। ठीक है, और दूसरा आर्मी को मेंटेन कर रहे थे, यानी कि सेना को मेंटेन कर रहे थे। अब जो है राजा क्या कर रहे थे, सेना को रखने लगे थे, है ना, और सिपाहियों को एक नियमित वेतन देने लगे थे। वेतन देकर क्या करते थे, पूरा साल उनको रखते थे। ठीक है, तो वेतन देने के लिए क्या उनको सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कुछ संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी, तो भाई वो सब कहाँ से आएगा। ठीक है, कहाँ से आएगा अब इतनी सारी संसाधनें। पहले तो हम ये पढ़ा करते थे कि इससे पहले हम क्या पढ़े कि अश्वमेध यज्ञ हुआ था, तो उसमें लोग जो है क्या उपहार लाते थे, तो वहाँ से राजा जो है अपने संसाधनों का यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ जो अब तो वो टैक्स नहीं मतलब अब जो है वो गिफ्ट नहीं लेते हैं, है ना, तो गिफ्ट नहीं लेते तो फिर उनकी संसाधनों की जो रिसोर्सेस है माने कि कमी है वो कहाँ से पूर्ति होगी। तो अब वो क्या करने लगे थे, अब वे टैक्स का प्रचलन शुरू किया, क्योंकि अब क्या है सेना रखने लगे थे, है ना, तो सिपाही को वेतन देने लगे थे, है ना, और वेतन देने के लिए क्या करते थे वो सिक्कों का अथी करते थे। अब सिक्का के बारे में जो है हम अध्याय 8 में देखेंगे कि सिक्का का क्या है, इसके बारे में दिया हुआ। यहाँ जो आप टैक्स के बारे में यानी कि कर के बारे में देखते हैं, तो महाजनपद जो है क्या कर रहे थे, महाजनपद एक विशाल किला का जो निर्माण करवा रहे थे और उसमें भी बड़ी सेना रख रहे थे। ये दो बड़े काम कर रहे थे महाजनपद के जो राजा थे वो, है ना, पहला जो वो किला बनवा रहे थे, विशाल किला बनवा रहे थे, और दूसरा वो बड़ी सेना रख रहे थे।
ठीक है। और इनके लिए क्या चाहिए, ये दोनों काम जो है संसाधन पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये दोनों काम जो है संसाधनों को बहुत माने महत्वपूर्ण होती है कि संसाधन को हम प्रचुर मात्रा में कैसे इकट्ठा करें, तो संसाधनों की आवश्यकता हुई, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कर्मचारी को भी आवश्यकता होती थी, किसकी, तो संसाधन की सबकी आवश्यकता है। तो महाजनपदों के जो राजा हैं लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए जो उपहार पर निर्भर रहकर माने निर्भर रहते थे, अब वो नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब वो उपहारों पर निर्भर नहीं रहे, अब क्या करने लगे, कर वसूलने लगे। और कर वसूलने का माने किनको कर देना पड़ता था, तो कर जो है देना पड़ता था वो फसलों पर उगाए गए कर, माने जो फसल पर किसान जो है फसल उगाता था तो उस पर जो कर लगाया जाता था वो राजा को देना पड़ता था। दूसरा जो है कारीगरों को भी कर देना पड़ता था, जो क्राफ्टमैन जो शिल्पकार सब थे वो भी कर देते थे, उनके ऊपर भी कर लगा दिया गया था। तीसरा जो पशुपालक होते थे या जानवरों से जो उनका उत्पादन हुआ करता था उनको भी कर देना पड़ता था, ठीक है। चौथा जो है व्यापारियों को जो सामान खरीदते थे या बेचते थे, है ना, लेन देन की जो काम करते थे उनको भी कर देना पड़ता था। चौथा जो है आखेटक, है ना, आखेटकों तथा संग्राहकों को जो जंगल से जो कुछ भी प्राप्त होता था वो क्या करते थे, कर दिया करते थे, ठीक है। तो इन सभी वर्गों को क्या है, कर देना पड़ता था, चाहे वो जिस भी रूप में हो। किसान जो है तो उनको किसान के रूप में जो भी वो फसल उगाएगा तो उसमें से वो कर देंगे। कर देने का जो सिस्टम था वो 1/6 था, यानी कि जो टोटल आप कितना भी प्रोडक्शन माने कि प्रोड्यूस किए टोटल का, है ना, टोटल का आपका 1/6 जो है वो आपको कर देना पड़ेगा, ठीक है। 1/6 आपको कर देना पड़ेगा। अब इसमें है कृषि में परिवर्तन, जैसा कि हम आपको इससे पहले वाले पार्ट में आपको बता दिए थे कि जब लोहा का आविष्कार हुआ था, लोहा की खोज हुई थी 1000 BC में, लोहा की जो खोज हुई थी 1000 BC में, है ना, तो उस समय भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था, वो कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। तो कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन आए, पहले जो थे लोग क्या कर रहे थे, लकड़ी की फाल का इस्तेमाल कर रहे थे खेतों को पुलाव करने के लिए, जोतने के लिए। लेकिन जैसे ही 1000 BC में लोहा का आविष्कार हुआ तो किसानों का जो खेत का जो जोतना है, पुलाव करने का जो काम है वो आसान हो गया, है ना, और हल्का भी हो गया। लोहे के फाल से जो हल बनता था वो क्या होता था, मिट्टी को उलटने पलटने में, पुलाव करने में वो काफ़ी हद तक मददगार साबित हुआ किसानों के लिए, है ना। वो क्या करते थे, जब उनका मिट्टी अच्छे से मिल जाता था तो वो अच्छे पैदावार कर पाते थे। अब जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले जो लोग थे वो बीजों को छिड़क कर फसलों का उत्पादन करते थे। क्या करते थे, बीजों को छिड़क कर फसलों का उत्पादन किया करते थे। लेकिन अब जो है वो क्या कर रहे हैं, पौधों को तैयार करके उनका रोपण करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये तो आउटकम हो गया इसका, जो क्या निकला, जैसे कि लोहा का अब खोज हुई तो कृषि के क्षेत्र में क्या इसका फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा ये हुआ कि बीजों को छिड़क कर पहले ये करते थे, लेकिन अब उसको रोप कर, यानी कि बीजों को पहले पौधा तैयार करके उनका रोपण करना शुरू किया। और पहले की तुलना में ज़्यादा जो पौधे हैं वो जीवित रहने लगे, उनका जो पैदावार है वो ज़्यादा होने लगी, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि इसका जो इकोनॉमी है वो तो बढ़ेगी ही, साथ में इनका जो एक प्रॉब्लम हो गया था वो था कि अब इनको क्या करना पड़ रहा था कि बच्चों को भी और स्त्रियों को भी खेतों में काम करना पड़ रहा था, ठीक है। एक समस्या थी कि बच्चों को भी, है ना, बच्चों को भी और स्त्रियों को भी काम करना पड़ता था। और दूसरा ये था कि जिनको भूमि नहीं थी, जो भूमिहीन किसान थे उनको भी काम करना पड़ता था। जो लैंडलेस किसान थे उनको भी यहाँ पे वर्क करना पड़ता था, ठीक है। अब बात करते हैं हम मगध की। तो मगध भैया, मगध जो है ये पूरा संसाधन का जो है
ये केंद्र है, ये फुल ऑफ रिसोर्स है मगध। मगध जो है 200 सालों के भीतर मगध जो है एक महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। ठीक है, ये जो है गंगा और सोन जैसे जो नदी है उनसे होकर बहती थी। जो गंगा और सोन नदी है वो मगध से होकर ही क्या होती थी, बहती थी। मगध से होकर जब ये नदियां बहती थी तो इनके फायदे भी थे। तो वो फायदा क्या था, एक तो पहला इनका यातायात में फायदा था, दूसरा जल वितरण में इनका फायदा था, तीसरा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण थे। तो इनका 3 कारण था जो ये क्या थे, संसाधन से भरे पूरे थे। ठीक है, पहला नदी हो गई, दूसरा जंगल हो गया, है ना, पहला नदी, दूसरा जंगल, और तीसरा जो इनका होता है आयरन ओर। ठीक है, यानी कि लोहे का जो अयस्क होता है उसका खादान। तो इन तीनों की वजह से मगध जो है एक बड़ा बूढ़ा संसाधन का भंडार था। ठीक है, जल होने के कारण, नदी होने के कारण उनको यातायात करने में सुविधा होती थी, जल वितरण करने में सुविधा होती थी, और जमीन को उपजाऊ बनाने में सुविधा होती थी, यानी कृषि को यहाँ फायदा होता था। ठीक है, अब बात करते हैं हम जंगल की। जो जंगल का हिस्सा था वो जंगल किस प्रकार से सुविधाजनक है इसके लिए। ठीक है, तो जंगल जो है, जंगल में क्या है, रहने वाले जो हाथी है उसको पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। क्यों प्रशिक्षित किया जाता था, वो सेना में भर्ती होने के लिए, सेना में काम आने के लिए उन हाथियों को प्रशिक्षित किया जाता था। और जंगल से दूसरा ये भी है कि जंगल से घर भी बनाया जाता था, यानी कि और गाड़ी भी बनाया जाता था। ठीक है, तरह तरह का सामान बनाए जाते थे, रथ बनाए जाते थे लकड़ी से। ठीक है, इसके अलावा जो है इस क्षेत्र में लोहा के जो अयस्क है उसके खदान भी है मगध क्षेत्र में। ठीक है, और इस लोहे के अयस्क से क्या बनाए जाते थे, मजबूत औजार और हथियार बनाए जाते थे, वेपन बनाए जाते हैं और इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो मगध में है बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। तो वो 3 बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए। कितने, 3 बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। 2 जो शक्तिशाली राजा हुए वो पहला है बिंबिसार और दूसरा है अजातशत्रु। ठीक है, पहला कौन है, बिंबिसार, और दूसरा अजातशत्रु। ठीक है, ये दोनों जो है जनपद को जीतने के लिए हर संभव साधन को अपनाते थे। ठीक है, दूसरा है महापद्म नंद, है ना, ये जो तीसरा है महापद्म नंद, ये भी महत्वपूर्ण शासक थे और उन्होंने अपने नियंत्रण का जो क्षेत्र है इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। कौन, जो महापद्म नंद है, ये अपने शासन, अपने क्या कर रहे हैं, नियंत्रण जो क्षेत्र है इनका, जो जहाँ तक इनका नियंत्रण क्षेत्र था वो उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिए थे। ठीक है, अब जो है बिहार में राजगिरी की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं। तो अभी जो कैपिटल है, ठीक है, और उस समय जो कैपिटल था, जैसे कि मगध का जो कैपिटल था उस समय राजगृह था। क्या था, मगध का जो कैपिटल था उस समय कहाँ था, राजगिर था, यानी कि राजगिर प्रेजेंट अभी जो बिहार में है ना, राजगिर जो अभी प्रेजेंट कहाँ है, बिहार में है। और दूसरा पाटलिपुत्र, यानी कि दूसरा कहाँ बनी, दूसरा जो है राजधानी मगध की पाटलिपुत्र बनी बाद में, जो आज की क्या है, पटना प्रेजेंट बिहार में। ठीक है, इन राजधानी को क्या किया गया, बनाया गया। अब हम बात करते हैं सिकंदर की, अलेक्जेंडर की। अब 2300 साल से पहले की जो बात है, एक कहानी अब यहाँ से एक शुरू होती है। सिकंदर की कहानी यहाँ से शुरू होती है, अलेक्जेंडर की कहानी शुरू होती है ना। मेसिडोनिया का जो राजा था सिकंदर, ठीक है, जिसको हम मकदूनिया भी बोलते हैं, तो वो विश्व विजयी बनना चाहता था, माने कि पूरे विश्व में राज करना चाहता था, ऐसा सपना था उसका, पूरी तरह से सफल होना चाहता था। लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। पूरी तरह से क्या हुआ, सफल नहीं हो पाया। लेकिन कुछ राज्य में ये अपने सफलता को बरकरार किया, वो मिस्र, ठीक है, और पश्चिम एशिया,
है ना, मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीत लिया था और भारतीय उपमहाद्वीप में जो ब्यास नदी है, भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। ठीक है, जब उसने मगध की ओर बढ़ना चालू किया, यानी कि सोचा कि अब हम मगध की ओर बढ़ेंगे, तो उनके जो सिपाही हैं, उनके जो सेना है वो वहाँ आने के लिए क्या कर दिए, इनकार कर दिए। उनके जो सिपाही है वो इनकार कर दिए और इस बात से वह भयभीत रहते थे कि भारत के जो शासक है उसके पास पैदल रथ है, माने कि पैदल है और रथ है, उनके पास हाथी है, बहुत बड़ी सेना है इसकी, इसलिए उनके जो सिपाही होते थे, उनके जो सेना होते थे वो डरते थे। और सिपाही और इसकी जो बात करते हैं मगध की, तो मगध जो है, मगध के बगल में ही एक और जनपद था, उसका नाम था क्या, बज्जी। ठीक है, मगध एक शक्तिशाली राज्य तो था ही, मगध एक शक्तिशाली राज्य तो था ही, है ना, और उसके नज़दीक ही एक बज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली प्रेजेंट डे बिहार थी। ठीक है, यहाँ जो है ना एक अलग ही किस्म का शासक व्यवस्था हुआ करता था ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, गण बोलते हैं या फिर संघ बोलते हैं। यहाँ पे जो शासन व्यवस्था था वो एक अलग ही किस्म का था, इसका जो व्यवस्था था। तो इसका जो व्यवस्था था इस गण या संघ का वो कैसा था, तो चलिए देखते हैं। इसका जो व्यवस्था था वो था, देखिए कई शासक होते थे इस व्यवस्था में, कई सारे शासक होते थे, कई लोग शासक होते थे। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो राजा कहलाते थे, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में राजा कहलाते थे। ये सभी राजा जो है विभिन्न अनुष्ठान के साथ संपन्न करते थे, विभिन्न अनुष्ठानों को किया करते थे। इन सभाओं में जो बैठकर बातचीत करते थे, बहस करते थे, वाद विवाद करते थे, तो इन सभी के जरिए वो ये करते थे, ये काम किया करते थे कि भाई क्या करना है और किस तरह से इन कामों को करना है। अगर उनको कोई भी काम करना है तो वो पहले विचार विमर्श करते, सभाएं बैठाते, ठीक है, बहस करते, उनके जो भी टॉपिक होता था उन टॉपिक पर क्या करते थे, बातचीत करते थे। ठीक है, और सभी का मत वहाँ पे सुना जाता था। तो एक ये अलग किस्म का शासक व्यवस्था जो है वो बन जाता है। ठीक है, अब इन्हीं वजह से क्या होता था, वहाँ पे यूनिटी बनी, है ना, वहाँ पे एक एकता था। ठीक है, और कहा जाता है कि एकता में ताकत होती है, एकता में बल होता है। ठीक है, शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे, है ना। वहाँ के लोग अगर कोई बाहरी आक्रमण भी करते हैं तो वहाँ क्या करते थे, वो मिलकर उनकी चर्चा करते थे कि उन शत्रुओं को कैसे हराना है या फिर उनसे बचने का कोई उपाय। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन सभा में सभी लोग तो शामिल होते थे, लेकिन स्त्री जो है, दास है और कमकार जो है, ये तीनों जो ऐसे वर्ग हैं जो इस सभा में शामिल नहीं होते थे। ठीक है, अब इस जो सभा है इसकी इतनी इकट्ठा होने के कारण, एकता होने के कारण जो यहाँ पे आक्रमणकारी थे वो डरते थे आक्रमण करने से। जैसा कि अलेक्जेंडर का ही सेना जो है मगध पे आक्रमण करने के लिए क्या कर रहे थे, डर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके बगल में एक बज्जीराज भी था जहाँ एकता बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, अब बात करते हैं एक अजातशत्रु की। ठीक है, बात किसका है, अजातशत्रु की और बज्जी की। तो यहाँ पे एक बौद्ध ग्रंथ के बारे में, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिघनिकाय, है ना। दिघनिकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध ने कई व्याख्यान दिए हैं, है ना। और सबसे पहले उसने यह लिखा है कि अजातशत्रु, जैसे कि अजातशत्रु और बज्जी संघ की बात करें तो अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजातशत्रु क्या है, बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। तो उनके मंत्री ने क्या है, उनके मंत्री जो है, अजातशत्रु का जो मंत्री है बश्यकार, वो बुद्ध के पास गए सलाह लेने के लिए कि भाई हम बज्जी संघ के ऊपर, बज्जी जो शासक है उनके ऊपर हम आक्रमण कर सकते हैं या नहीं। तो बुद्ध ने उन मंत्री से पूछा कि बताओ, बज्जी जो सभाएं लगती थी वो नियमित रूप से वो अभी भी लग रही है या नहीं लग रही है।
तो उसने जवाब दिया कि भाई वो तो सभाएं अभी भी जारी है, वो तो सभाएं अभी भी वैसे ही लग रही है ना। तो बुद्ध ने क्या कहा कि बज्जी बहासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक उनके पास नियमित सभाएं होते रहेंगे, जब तक वे नियमित सभा लगाते रहेंगे, लोगों में जब तक एकता रहेगी तब तक बज्जी बासी को कोई नहीं हरा सकता। आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे तब तक, है ना, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, ठीक है, बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे, उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे, तो भी बज्जी महिला के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, ठीक है, शहरों तथा गांवों में चत्यों का रखरखाव करेंगे, ठीक है, विभिन्न मतावलंबी जो विभिन्न मत वाले हैं उनके संतों का सम्मान करेंगे, ठीक है, और आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो इन राज्य का जो शासक व्यवस्था होगी वो और भी मजबूत रहेगी। जब तक ये सभी चीज़ें रहेंगी, जब तक ये सभी विशेषता रहेंगी, तब तक उनको कोई नहीं हरा सकता। तब तक क्या है, उनको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है, क्योंकि वो सभी क्या है, एकजुट है, सभी एकता है ना, और एकता में ही बल होता है। कई जो शक्तिशाली राजा थे वो इस संघ को यानी बज्जी संघ को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद भी क्या है, एक जो राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त जो शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर लिया था, और इसके बारे में हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे और बज्जी संघ पर शासन करना चाहते थे, यानी उनको विजय पाना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए। बहुत सारे जो राजा हैं वो असमर्थ रहे उनकी एकता को देखकर। लेकिन जब गुप्त शासक आया तो उनके संघ को क्या कर लिया, उनके संघ को अपने अधीन कर लिया, यानी कि जीत लिया, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मैंने आपको इस चैप्टर को दो भाग करके बताया है। आप इसके पहले वाले भागों को भी देख लीजिएगा ताकि आपके पहले के स्टोरी पता चले और आप इस स्टोरी से क्या कर सके, उसको कनेक्ट कर सके, क्योंकि ये जो आपका एक सीरीज की तरह, एक स्टोरी की तरह मैं आपको ये बता रही हूँ कनेक्ट कर करके, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इसके पहले वाले भाग भी आप जाके देख लीजिएगा ताकि आपको ये भी पार्ट जो है, दूसरा पार्ट, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं आशा करती हूँ। और आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो क्या कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। और आपसे मैं लेती हूँ अब विदा। आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू आप लोगों का।